नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क यानी डीजीएनआई न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। और बात करते हैं आईपीएल के सुपर संडे की। आज मुकाबला है चेन्नई वर्सेस पंजाब। चेन्नई के सामने कई कठिन परिस्थितियां हैं। हार की हैट्रिक टालना है तो दूसरी तरफ एक अदद जीत की तलाश भी है ताकि पॉइंट्स टेबल पर अंकों का खाता खोला जा सके। दूसरी तरफ पंजाब बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और दूसरी जीत की तरफ ये टीम आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। क्या कुछ हो सकता है इस मुकाबले में, ये हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान सुखदेव सिंह गुम्मन सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और उसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे हमारे क्रिकेट के खास एक्सपर्ट संजय चौबे सर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम आज पंजाब और चेन्नई के मुकाबले की बात करें, लेकिन उससे पहले कल जो सैटरडे को डबल हेडर मुकाबले खेले गए थे उसके विषय में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सर पहले तो आपने शुरुआत में ही बता दिया था कि राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी है और अल्टीमेटली वही हुआ। मुंबई जैसी टीम हम देख रहे हैं कि इस सीजन में संघर्ष करती दिखाई दी और कल भी वो संघर्ष खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल। देखिए, हम शुरू से ही देखते चले आए हैं कि आईपीएल के 15 संस्करण में मुंबई जो है वो एक स्लो स्लगिश स्टार्टर है और स्लो स्लगिश होने के साथ साथ इस बार जो रिवैम्प हुई है टीम, उनमें से पंड्या ब्रदर्स बाहर गए हैं, बोल्ट बाहर गया है, तो आपका टीम कॉम्पोजिशन जो चेंज हुआ है वो नया बनने में अभी समय लग रहा है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर उनके जो सूर्य कुमार यादव हैं वो इंजर्ड हैं, वो अभी खेल नहीं पा रहे हैं। इंडियन टीम के कैप्टन दोनों वर्जन के रोहित शर्मा वो कुछ खास दोनों मैचेस में नहीं कर पाए हैं। तो बड़े प्लेयर अगर आपके जो हैं वो अच्छे मैचेस में, बड़े मैचेस में नहीं कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। मैंने कल भी कहा था कि राजस्थान रॉयल जो है एक बहुत कंप्लीट टीम लग रही है कि उन्होंने जिस स्ट्रैटेजी से टीम बनाई है कि उन्होंने दो अच्छे बैट्समैन जो 40 से ऊपर की लगभग एवरेज 2020 में रख रहे हैं, 148 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है उनका, वो लिए हैं, और दो बॉलर जो पावर प्ले में ट्रेंट बोल्ट और रविचंद्र अश्विन, जिनकी सबसे ज़्यादा विकेट जिन्होंने ले रखी हैं। ट्रेंट बोल्ट ने 22 विकेट लिए हैं, अश्विन ने 8 विकेट लिए हैं। और उसके साथ में जो बॉलिंग कॉम्पोजिशन है राजस्थान रॉयल का, 4 बॉलर ऐसे हैं, 2 स्पिनर रविचंद्र अश्विन और युजवेंद्र चहल, दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, दोनों ही अपने बेस्ट फॉर्म में हैं। उसके बाद में अगर हम मीडियम फास्ट बॉलर की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट जो हैं वो ऑलवेज निपी हैं, स्विंग करते हैं, नई बॉल के साथ में भी बढ़िया डालते हैं, एंड ऑफ डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी डालते हैं। और प्रसिद्ध कृष्ण की अगर हम बात करें, पिछली बार जो अगर मैं बोलूं केकेआर फाइनल में पहुंचा था तो बहुत कुछ उस बच्चे का भी बॉलिंग में हाथ था। बहुत अच्छे पेस अटैक में अपकमिंग बॉलर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा इंप्रेस किया है। कल भी उन्होंने रोहित शर्मा का विकेट पहले निकाला। और अगर आप देखेंगे तो कल पूरे मैच में सिर्फ लास्ट में मुझे ऐसा जरूर लग रहा था कि जब 36 बॉलों पे 65 रन बनाने थे और इनके पास में 7 विकेट बाकी थे, उस समय लग रहा था कि शायद मुंबई वो 65 रन बना ले। परंतु जिस तरीके से अश्विन ने और चाहल ने बॉलिंग करी और उसके अगेंस्ट पुअर बैटिंग मुंबई ने करी, इन द एंड आराम से 23 रनों से राजस्थान रॉयल ने ये मैच जीत लिया। सर राजस्थान रॉयल्स इस बार ये टीम पूरी तरीके से बदली हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तक हमने देखा कि पहला संस्करण छोड़ दें तो ये टीम बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, रहस्यमय टीम रही है। कई बड़े मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करती लेकिन जीत को लेकर कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन इस बार ये टीम बहुत अलग दिखाई दे रही है और बता रही है कि इस बार एक अच्छा मुकाम हासिल करने की स्थिति में टीम अपना रुख साफ कर चुकी है। क्या कहेंगे सर? जैसे सर ने बताया कि मुंबई की टीम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी उनका जो बैटिंग का है वो आ रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा अभी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं और वो रन भी नहीं बना रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम वही आ रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा आप पिछले आईपीएल में भी आप देखेंगे तो उन्होंने स्टार्ट ही बहुत अच्छा किया था, तो अभी उनसे रन नहीं बन रहे हैं। फिर बीच में सूर्य कुमार यादव अनफिट है तो वो खेल नहीं रहे हैं, तो बीच में क्या हो रहा है, बहुत लंबा उनका गैप आ रहा है। पीछे किरण पोलार्ड है तो वो भी रन नहीं बना पा रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनके साथ में। अगर वो कॉम्बिनेशन अगर रोहित शर्मा रन बनाने लग जाएंगे, जो मुझे लगता है कि 1-2 मैच लगते हैं, बड़े प्लेयर हैं वो, तो जिस दिन उनका चलेगा बैट तो फिर वो कंटिन्यू हो जाएंगे वो, तो वो जिस दिन वो रन बनाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि वो मुंबई को वापस से अपना जो उसका जलवा है वो दिखाएगी वो ज़रूर। और मुझे लगता है कि वो आने वाले टाइम में आप देखना मुंबई को कि वो अच्छा करेगी, मुंबई अच्छा कर सकती है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए खिलाड़ी की जिसका नाम है जॉस बटलर, इस संस्करण का पहला शतक उन्होंने जड़ दिया है। वैसे पिछले सीजन में भी उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से शानदार बल्लेबाजी की थी और उसी फॉर्म में, उसी लय में अभी भी ये खिलाड़ी दिखाई दे रहा है। सर रिमार्केबल। बिल्कुल। मैंने कहा कि जो उनकी रिटेंशन पॉलिसी में जिस तरीके से राजस्थान रॉयल ने जो प्लेयर रिटेन करे थे, उनमें से 2 बैट्समैन ऐसे थे जो 2020 से लेके अभी तक T20 में, आईपीएल में
मैंने जैसा कहा कि उनकी एवरेज जो है 40 से ऊपर थी, और जबकि संजू सैमसन की अगर हम वही एवरेज देखें 53 थी, और दोनों की स्ट्राइक रेट जो है वो 140 प्लस थी। तो दो बल्लेबाज जो 40 रन आपको बनाकर दे रहे हैं, 40-50 रन आपको गारंटी कर रहे हैं, आपने उनको सेव कर लिया। उसके साथ एक यंगस्टर अपकमिंग जो तेजस्वी जायसवाल थे, यशस्वी जायसवाल थे, उसको रिटेन किया। तो जो उन्होंने रिटेंशन पॉलिसी में जिस तरीके से देखा, उन्होंने अपने 2 बैट्समैन पक्के कर लिए, और बाद में जो उन्होंने जो भी टीम ली है उस टीम में इस तरह के बॉलर्स लिए हैं साथ में कि बिल्कुल आपके पास में कल हम बात करें तो नवदीप सैनी भी उनकी तरफ से खेले थे, और वो इस तरह से उन्होंने बॉलिंग पैक करके रखी है कि आपको 5 बॉलरों को बॉलिंग करनी। 5 बॉलर ऐसे हैं जिनमें आप चांस नहीं ले सकते हैं, वो आपको ज़्यादा रन नहीं देंगे, विकेट लेंगे। आप सोचते हो कि आपके पास कोई पार्ट टाइमर आना चाहिए या कोई ऐसा लेसर बॉलर आना चाहिए जिसको मार सकें, जो राजस्थान रॉयल में ऐसा लग नहीं रहा है। जहाँ तक हम मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई में कल 3 परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। जसप्रीत बुमराह जो कि पिछले मैच में 3.2 ओवर में कुछ 43 रन दिए थे उन्होंने, और कोई विकेट नहीं ले पाए थे। कल पलटवार किया उन्होंने, 17 रन देकर 3 विकेट लिए। अगर वो 17 रन में 3 विकेट नहीं लिए होते तो मुझे लगता है कहीं पे भी राजस्थान रॉयल का स्कोर 210 से ऊपर होना चाहिए था। 193 रन 8 विकेट उन्होंने बनाए। बाद में देखा जाए तो बहुत ज्यादा विकेट खोए उन्होंने, रन कुछ ज्यादा नहीं बना पाए, रन इससे और अच्छे बन सकते थे। जॉस बटलर की जितनी तारीफ करे जाए उतनी कम है, और मेरे ख्याल से इनफॉर्म बैट्समैन है, और 2020 के इस समय जिस तरह का एक बैट्समैन ओपनर होना चाहिए उसी तरह के 100 रन 68 बॉल में बनाना, 2 चौके मारे, 4 छक्के मारे, 6 चौके और 4 छक्कों के साथ में उन्होंने 68 रन बनाए। स्ट्राइक रेट उनकी ऑलवेज बहुत अच्छी रहती है। और मैं तो जैसे संजय ने कहा कि अगर ओपनर्स जो हैं आपके पहले 3 बल्लेबाज या 4 बल्लेबाज जो हैं वो अगर अच्छे रन बनाते हैं और लास्ट के 5 ओवर 7 ओवर 8 ओवर आपके मिडल ऑर्डर को खेलने होंगे तो आपका स्कोर कहीं पे भी 180 प्लस 190 200 रन हो सकता है। और अगर आपके ओपनर ही अच्छा नहीं करेंगे, आप जल्दी विकेट गंवाएंगे, तो आपके पास वो रन चेज करना बहुत मुश्किल होगा। संजय सर, एक अच्छा कॉम्बिनेशन यदि टीम का बनता है तो कप्तान के चेहरे पर, उसकी बॉडी लैंग्वेज में साफ तौर पर हम एक पॉजिटिविटी देखते हैं, और ये पॉजिटिविटी हम देख रहे हैं संजू सैमसन की बॉडी लैंग्वेज में। क्योंकि अब तक हमने देखा था कि जो पिछले सीजन हुए थोड़ा सा सुस्त दिखाई देता है खिलाड़ी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि टॉस हारने के बाद भी स्माइली फेस रहता है। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई, अब तक रोहित शर्मा जितने रिलैक्स दिखाई देते थे, इस सीजन में कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर भी तनाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, उसका रीज़न है ना कि अभी उनसे रन भी नहीं बन रहे हैं, वो टीम भी हार रही है। या तो कैप्टन कब खुश होगा कि चलो मेरे से रन नहीं बन रहा है पर मेरी टीम बना रही है और जीत रहा है, तो भी एक बार उसका रहेगा कि चलो मेरा फॉर्म आज नहीं कल आ जाएगा। बट अभी क्या प्रॉब्लम उनके साथ में यही है कि वो भी रन नहीं बना रहे हैं और टीम भी हार रही है, तो थोड़ा सा तो रह गई। वो जो सर बता रहे थे, और उसके साथ में एक चीज़ बताऊँ कि जैसे कल बटलर खेले, वो बटलर के साथ में संजू सैमसन और फिर हिटमायर, केवल 14 बॉल में उन्होंने रन बनाए 35। तो वो जो 35 रन है वो तो इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल से वो 2.5 ओवर भी नहीं खेले, और 2.5 ओवर से कम में उन्होंने 35 रन बनाए। वही कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है कि वो चाह रहे हैं कि पोलार्ड से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो अगर पोलार्ड रन बनाए, पर पोलार्ड उस तरह की बैटिंग नहीं कर पा रहा है। तो वो जो फर्क आ रहा है, फिर बॉलिंग में अकेले बुमराह ही कर पा रहे हैं, बाकी बॉलर्स उतना अच्छा कर नहीं पा रहे हैं उनके। तो वो जो फर्क आ रहा है वो सबसे बड़ा फर्क आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी धीरे से, अभी जैसे 3-4 मैच हुए हैं, अभी 1-2 मैच के बाद सूर्य कुमार भी फिट हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि फिर बाद में वो उनकी टीम अच्छी हो जाएगी। वैसे सर, कल का दिन है कि जो ट्रेंड हम लोग मान रहे थे टॉस जीतो और मैच जीतो, कल ये ट्रेंड भी बदला हुआ दिखाई दिया सर। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जहाँ तक अगर हम एनसीए स्टेडियम पूना की बात करेंगे तो वो एक, क्योंकि पूना में है, पूना में इस समय ड्यू नहीं हो रही है, या मुंबई में है, कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया के कारण से रात को ड्यू होता है। ड्यू के बाद में हमने देखा कि फर्स्ट इनिंग ही जो होती है उसी के 8-9 ओवर के बाद में ड्यू आना चालू हो जाता है, बॉल गीला हो जाता है, बॉलर के लिए मुश्किल है, फील्डर्स के लिए मुश्किल है। बट अगर आफ्टरनून का जैसा मैच है तो आफ्टरनून मैच में कल हमने देखा कि ऐसा कुछ ड्यू फैक्टर वाली बात थी नहीं। और जो हम पुणे की बात करेंगे तो पुणे में अभी ड्यू नहीं आ रहा है, और एक बिल्कुल वहां पे रिवर्स ट्रेंड सेट हो रहा है कि जो पहले बैटिंग दोनों टीम में की है उन्होंने उसको डिफेंड भी किया है। राजस्थान रॉयल ने पहले मैच में अपना टारगेट डिफेंड किया, और कल हमने देखा कि गुजरात ने अपना टारगेट डिफेंड किया। जहां तक हम मुंबई की बात करेंगे तो अभी भी मैं ये बोलूंगा कि आज जो मैच होने वाला है वानबॉल स्टेडियम में होगा, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, उसके बाद में ड्यू फॉर्मेशन बहुत बड़ा है, और वो ट्रेंड जो चला आ रहा है कि विन द टॉस
इनवाइट द अपोजिशन कि आप आइए, बैटिंग करिए, रन बनाइए और बाद में उसको चेज कर लीजिए। जहां 205 और 210 रन सेफ नहीं रहे हैं, तो देखना ये होगा कि बैटिंग फोर्स करते समय अब आगे जो कैप्टन होगा वो क्या प्लान करेगा कि मुझे कितना टारगेट और ऊपर बढ़ाना चाहिए ताकि मैं मेरी टीम को प्रॉपर्ली वो मैच जिता सकूं। बट इन द बार्गेन क्या होता है, जब आपके पास इस तरह के थ्रेटनिंग स्कोर होते हैं कि 205 210 बने हैं और हम हार गए हैं, तो आप बहुत तेज बैटिंग करने की कोशिश करते हैं और उस बहुत तेज बैटिंग करने के चक्कर में आप 150 130 140 पर सिमट जाते हैं। तो किसी भी कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कंडीशन को असेस करें, कंडीशन असेस करने के बाद में आपकी रिसोर्सेज बचा के रखें। बैट्समैन जो सेट हैं उनकी कोशिश ये रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा डीप खेल सकें, 17 18 19 20 ओवर तक खेलें। अगर वो सेट बैट्समैन उस पर रहेगा, जिस तरह से कल हमने देखा राजस्थान रॉयल में जोस बटलर ने 100 रन बनाए जबकि उन्होंने सिर्फ 68 बॉल खेले, वो जब आउट हुए तो लगभग 18वां ओवर था जिससे वो आउट हुए और उस समय तक उन्होंने 100 रन बना दिए। एक बैट्समैन 100 रन बनाता है 193 में से, आपने लगभग 55% 52-53% उसने स्कोरिंग करी है। और उसके बिना जो बाकी बल्लेबाज हैं आपके पास में, बाकी इट्स ए टीम गेम, बाकी लोगों को उनको सपोर्ट करना होता है। हेटमायर ने, जैसे संजय ने कहा कि 14 बॉलों के ऊपर 35 रन किए, तो जो सेकंड बाद में आपके पास लोग आते हैं उनको कम बॉल खेलनी होती हैं और उनके पास में बहुत स्कोप होता है मारने का। तो जो आपके टॉप 4 बैट्समैन हैं उनमें से एक बैट्समैन तो आपको 15 ओवर 16 ओवर 17 ओवर तक बैटिंग करना बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छा रन चेस करना है या अच्छा टारगेट आपको सेट करना है। तो ये बहुत जरूरी है और क्रिकेट के लिहाज से अहम बात है भी। और बात कर लेते हैं दूसरे मुकाबले की, गुजरात टाइटंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल। कल ये मुकाबला खेला गया था और गुजरात टाइटंस ने इस अभी तक के अपने सफर में दूसरा मुकाबला जीत लिया है। संजय सर, क्या कहेंगे, ये टीम पूरी तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रही है और ये टीम बता रही है कि सफर जो लंबा है उसमें ये शीर्ष पर जाने में सक्षम है। फिलहाल टॉप 3 में आ चुकी टीम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी टीम है और बहुत अच्छी टीम पिक करी है पूरी उन्होंने। आप देखिए कि उनके ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी बैट्समैन हैं सब बहुत, मतलब शुभमन गिल है और अपना क्या बोलते हैं पांड्या आते हैं बीच में, तो उनका क्या हो रहा है कि उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। फिर उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, फर्गुसन, अपना सामी, फिर राशिद, तो ये तीनों चारों बॉलर, खुद हार्दिक पांड्या, ये चारों बॉलर इतने अच्छे हैं कि आप 16 ओवर तो ये डालेंगे हर मैच में। और फिर तो उनका क्या होता है कि उनका पूरा जो कॉम्बिनेशन बना हुआ टीम का वो बहुत ही अच्छा है। और अभी सब फॉर्म में भी, आप देखिए हार्दिक पांड्या बहुत फॉर्म में, जिस हिसाब से वो उनका बॉल बल्ले पे आ रहा है बहुत ही, और बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। कल बाउंसर भी बहुत अच्छी मार रहे थे वो, तो कमर जो पहले उनकी गई हुई थी वो सब सही हो गई ऐसा लग रहा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल वो ठीक हो गई है, तो मुझे लग रहा है कि ये टीम बहुत अच्छी है। सर, क्या कहेंगे, क्या पूरे जो 10 टीमें हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ जो गेंदबाजी पोर्शन है वो इस गुजरात को आप देंगे कि सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन इसके पास है गेंदबाजी का? लगभग कह सकते हैं। मैं ऐसा कहूंगा कि मुझे राजस्थान रॉयल की गेंदबाजी और इनसे ज़्यादा बेहतर लगती है। बट डेफिनेटली इनके पास भी, कोई राजस्थान रॉयल के पास 4 अच्छे बॉलर हैं, इनके पास भी 4 अच्छे बॉलर हैं, पर अगर हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेस पे जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान रॉयल की टीम की बॉलिंग स्लाइटली बेटर है इनसे कंपैरिजन में। और बैटिंग की भी अगर बात करूँ तो वहाँ भी मुझे ऐसा लगता है जो डेप्थ राजस्थान रॉयल की बैटिंग में, वो यहाँ पे इन गुजरात टाइटन के पास में वो बैटिंग डेप्थ उतनी नहीं है। बट फिर भी मैं तो एडमायर करूँगा जो दोनों नई फ्रेंचाइजी आई हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस, दोनों ने ही टीम बहुत अच्छी बनाई है, बैलेंस टीम है। जैसा संजय ने भी कहा कि कोई भी टीम चाहेगी कि उसके पास 2 बॉलर बहुत कंजूस होना चाहिए जो 8 ओवर तो कम से कम करें और आपको 40-50 रन 55 रन से ऊपर ना दें, और बाकी 3 जो हैं वो कम से कम अगर कभी वो पिटते भी हैं, उनको थोड़े रन भी किसी को ज़्यादा पड़ते हैं, तो आप एक मैनेजेबल टोटल जो है आपको चेज करना पड़े, तो भी आप 160 170 180 रन आजकल 2020 में, और जिस तरह की विकेट मिल रही है, जिस तरह की कंडीशन मुंबई में है कि ड्यू आ जाता है और ड्यू के बाद में आपको बॉल भी जो है बैट पे अच्छी आने लगती है, बॉलर को भी मुश्किल होती है बॉल पकड़ने में, फील्डर को भी मुश्किल होती है, तो बहुत सारे एक्स्ट्राज आपको वहाँ मिल जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी के साथ मोस्टली हर टीम जा रही है, और कोई भी टीम ब्लेस्ड होगा जिसके पास राशिद खान जैसा बॉलर होगा, लॉकी फर्गुसन जैसा बॉलर होगा। पिछले में भी हमने देखा था, पिछले सीजन में उन्होंने एक हैट्रिक लिया था और वो रन भी कम देते, और इवन मैं तो ऐसा कहूंगा कि वो उनको एक ऑलराउंडर की कैटेगरी में माना जाना चाहिए। वो बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, फील्डर तो अच्छे हैं ही हम, और यही कारण था कि गुजरात टाइटंस ने उनको एक अच्छे प्राइस देकर खरीदा था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम जो है, इस टीम टू बी वॉच फॉर दिस टूर्नामेंट, मुझे लगता है प्लेऑफ की एक प्रबल दावेदार टीम रही। वैसे सर, दिल्ली के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि मुकाबला इस तरीके से था कि एक समय लग रहा था कि ये टीम
अच्छा कर सकती, इस मुकाबले को रोचक बना सकती, लेकिन हमने देखा कि कहीं ना कहीं फिर चूक हुई। और ऋषभ पंत जिस अंदाज में आउट हुए, कहीं ना कहीं वो हर बार अपना विकेट ऐसा लगता है कि देकर आ जाते हैं, ये एक बड़ा ड्रॉबैक। नहीं, दिल्ली के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो ऋषभ पंत है वो पृथ्वी शॉ है, मतलब ये क्या खुद से आउट हो जाते हैं। यही बात ये है। इनका क्या रहता है कि शॉट मारते मारते मतलब एक आध शॉट ऐसा हो जाता है कि जैसे कल भी आपने देखा होगा कि वो मारा और वो आधा अधूरा शॉट मारा, जिसको कहता है ना हाफ हार्टेड मारा और हाथ में चला गया और वहीं से मैच पूरा पलट गया। तो जब वो ऋषभ पंत खेल रहे थे, जब ऐसा लग नहीं रहा था कि कहीं से कहता था कि दिल्ली हारेगी, तो दिल्ली तो क्या होता है खुद अपने से ही हार रही है। मतलब दिल्ली को हराना इतना आसान नहीं है, बहुत अच्छी टीम है दिल्ली की, पर दिल्ली अपने से मतलब उनका थोड़ा सा उनको सोचना पड़ेगा कि हमको बैटिंग में कैसा करना है, कि हमको लंबा, अगर मान लो आप इतना लंबा रन चेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक बैट्समैन दो बैट्समैन को तो पूरा शुरू से आखिरी जैसे बटलर खेले थे वैसा आपको खेलना पड़ेगा और टीम को लेके जाना पड़ेगा, तो ही टीम जीतेगी। चार्ज लेना पड़ेगा अच्छे खिलाड़ियों को। वैसे सर क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से दिल्ली पिछले सीजन में हमने देखा, उसके भी पिछले सीजन में हमने देखा कि हम यंगस्टर की टीम मान रहे थे और जबरदस्त प्रदर्शन कर रही थी इस टीम, लेकिन इस सीजन में एक बार फिर ये टीम बदली हुई दिखाई दे रही है, लड़खड़ाती हुई थी। ये बहुत अर्ली है कहना कि बदली हुई है और स्ट्रगलिंग है, क्योंकि क्या हुआ कि अभी बहुत सारी इंटरनेशनल टीमों के इंटरनेशनल असाइनमेंट्स हैं। उन असाइनमेंट में से बहुत सारे प्लेयर ने भी ज्वाइन नहीं किया। मैं दिल्ली की स्पेसिफिकली बात करूंगा तो डेविड वार्नर ने भी ज्वाइन नहीं किया, मिचेल मार्श थोड़ी सी इंजरी से जूझ रहे हैं, अनरिज नोकिया जो हैं वो थोड़ी इंजरी से जूझ रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले एक दो मैचेस में ये तीनों प्लेयर जो हैं ये सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। अगले मैच में डेविड वार्नर सिलेक्शन के लिए होना चाहिए। और ये इस तरह के बैट्समैन हैं, ये जब आएंगे या बॉलर हैं जो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। जहां तक हम दिल्ली की टीम की बात करें तो प्रेजेंटली अभी जो भी टीम खेल रही है, पहला तो अगर दोनों मैच हम देखेंगे कि 6 ओवर के अंदर अंदर पावर प्ले में अगर आप 3 विकेट खो देंगे तो आप कोई बड़ा लंबा स्कोर चेज करना आपके लिए मुश्किल है। कल भी 2 समय ऐसा था कि एक समय लगभग 95 रन पे 3 विकेट थे, जिस समय ललित यादव रन आउट हुए। वो एक रन आउट ऐसे शार्प सिंगल के ऊपर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैट्समैन की सोच में या रनिंग बिटवीन द विकेट कंफ्यूजन है कि आप लूजिंग ए विकेट ऑन रन आउट इज ए क्राइम। आप सेट बैट्समैन है, 3 विकेट होने के बाद में आप एक रिस्पेक्टेबल स्कोर पे पहुंच गए हैं, 95 रन बने हैं, 3 ही विकेट हुए हैं। पंत और वो दोनों खेल रहे थे, चार्ज था, 25 रन बना के वो खेल रहे थे। तो उस समय अगर आप एक सेट बैट्समैन की, पिछले मैच में उन्होंने 48-49 बनाकर मैच जिताया था, तो वही अगर खेल रहे होते तो बहुत फर्क पड़ता। उसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा था कि जब बाद में भी लॉकी फर्ग्यूसन बॉल करने के लिए आए और एक ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए, डबल स्ट्राइक, तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत जैसा प्लेयर जिसको हम फ्यूचर में भी सोच रहे हैं कि इंडिया का कप्तान होगा, वहां अपने आप को ना रोक पाना और एक हाफ हार्टेड पुल शॉट मारने की कोशिश करना और अपना विकेट गवा कर आना। आपको पता है एक ओवर उनका एक अनरिकॉग्नाइज्ड बॉलर का बाकी था, और यहां पर कल हमने देखा जोस बटलर ने 25 रन बनाए, उससे पहले हम देखा रसल ने 30 रन बनाए। 25-30 रन का ओवर अगर आप एक उस पर्टिकुलर जो आपका रेगुलर बॉलर नहीं है उसको अगर आप मार सकते हैं तो आपको किसी अच्छे बॉलर पे, लॉकी फर्ग्यूसन ऑलरेडी 2 विकेट ले चुके थे और 2 ओवरों में 12 रन उन्हें दिए थे, और आप उसके ऊपर, और वो भी आप अगर आपको शॉट मारना है तो आपको फुल ब्लडेड शॉट मारना है, हाफ हार्टेड शॉट आप मारकर और अपना विकेट देकर नहीं आ सकते, और वो भी तब जब आप कप्तान एक सीनियर बैट्समैन है, आप उस पोजीशन में जहां टीम को जिता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग दिल्ली की तरफ से हो रही है, दोनों मैचेस में हुई है। थिंक टैंक को बहुत सीरियसली सोचना होगा, और डेफिनेटली जैसे जैसे उनके सीनियर प्लेयर्स भी और ज्वाइन करेंगे, दिल्ली एक फिर से फॉर्मेडेबल साइड हमको दिखेगी। वैसे सर हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, एक अच्छी वापसी की है उन्होंने। दोनों से मेरा सवाल है, संजय सर आपसे शुरू करता हूं। वेंकटेश अय्यर और हार्दिक पांड्या भारतीय टीम में दोनों के चयन को लेकर हम मानते हैं कि 2 खिलाड़ियों के बीच में कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा जैसी चर्चा चलती रहती है, क्योंकि दोनों ऑलराउंडर, लेकिन वेंकटेश अय्यर पिछले सीजन के हीरो, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कई जगह पर चूक रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं। कहाँ गलती हो रही है जिसका फायदा कहीं ना कहीं अब हार्दिक पांड्या को मिल सकता है, क्योंकि फिट हैं और बता रहे हैं कि वो क्या काबिलियत रखते हैं? नहीं, देखिए हार्दिक पांड्या पुराने प्लेयर हैं, मतलब सीनियर प्लेयर हैं वेंकटेश से, और उन्होंने अपने आप को साबित कर चुके हैं। वो इंजरी के कारण बाहर हुए हैं, वो परफॉर्मेंस के कारण बाहर नहीं हुए हार्दिक पांड्या, क्योंकि वो इंजर्ड थे और उसमें उनका परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, इसलिए वो बाहर हुए हैं। और हार्दिक पांड्या आएंगे, अगर वो फिट रहेंगे टीम में तो डेफिनेटली आएंगे। पर वेंकटेश अय्यर ने अपने आप को साबित किया है, और अभी मेरे ख्याल में 3 या 4 ही मैच हुए हैं, तो हमको इतनी जल्दी मतलब कि कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि कौन अच्छा है कौन खराब है। पर वेंकटेश भी उतने ही अच्छे प्लेयर है और उन्होंने साबित भी किया है, तो ऐसा नहीं है। अब जो वो तो सिलेक्टरों का काम है, तो किसको पिक करते हैं,
हार्दिक को करना है या इन दोनों में कंपटीशन है तो किसको करेंगे, वो एक को करना होगा। तो अदरवाइज मेरे ख्याल में तो दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर हैं और दोनों अच्छा खेलते हैं। सर कंपटीशन है तो जाहिर सी बात है हर मैच अहम होता है। 3 मुकाबले हो चुके हैं, वेंकटेश अय्यर की अच्छी इनिंग का, मैदान पर अच्छे प्रदर्शन का, क्योंकि हरफनमौला खिलाड़ी है, इंतजार है। और ऐसे में अगर हार्दिक पांड्या अगर चार्ज लेकर इस तरह से बतौर कप्तान आगे बढ़ेंगे तो ये खतरे की घंटी तो है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, एक पोजीशन है ऑलराउंडर की और ऑलराउंडर के लिए दोनों ही खेलते हैं। और एक तरफ हार्दिक पांड्या 4 ओवर कर रहे हैं, हमने देखा दोनों मैच में 4 ओवर की, और कहीं से कहीं तक लगा नहीं कि वो इंजरी से कहीं इफेक्ट उनके ऊपर है। कल हमने देखा 135, 139, 140 की स्पीड में उससे बॉलिंग करी। और वेराज अगर हम वेंकटेश की बात करेंगे तो 125, 130 के आसपास, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है माइल्स जो है वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। सेकेंडली डेफिनेटली अगर हम एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो हार्दिक पांड्या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं एज कम्पेयर टू वेंकटेश। वेंकटेश अभी यंग है। बट मैं एक चीज़ फिर कहना चाहूँगा कि संजय, आप सिलेक्टर भी हैं, टैलेंट बेशक कुछ भी हो, कैसा भी हो, पर जो आप स्कोर करते हो, जो आप विकेट लेते हो, जो आप कैचेस लेते हो, वो मैटर करते हैं। हार्दिक पांड्या ने दोनों मैचेस में 4-4 ओवर किए, वेंकटेश से नहीं करवाए गए, कम ओवर किए जाते हैं। एज ए ऑलराउंडर अगर आप वो 4 ओवर नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा लॉस है वो। उसके बाद एज ए बैट्समैन अगर आप 2 इनिंग में फेल होते हैं या पहले वाली इनिंग में आपने नहीं किया, 3 इनिंग से आपका लंबा स्कोर नहीं है, क्योंकि अब हर एक जो स्टैटिस्टिक्स है वो मेंटेन होता है। आप कितने मैच खेले, कितनी बॉल खेले, कितने रन बनाए, आपके एवरेज पे फर्क पड़ता है सब चीजों। वो सारा उस समय कंसिडरेशन में आता है जब सिलेक्शन की जाती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एज ए यंगस्टर आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना जरूरी है कि एक 2020 में अगर एक बैट्समैन है तो मैं समझता हूं कि मिनिमम 30 रन आपको करना जरूरी है। 30 रन तो आपको करने ही है कैसे भी। उसके बाद में आप बेशक जैसा आप आड़ा मार के आउट हो, टेढ़ा मार के आउट हो, आप छक्का मार दो, आप अट्ठा मार दो, जो मारना चाहता हो सब मारो, वो कनेक्ट हो जाएगा तो इट विल कम टू यू क्रेडेंशियल्स। बट अगर आप वो मारने के चक्कर में पहले आउट हो गए, आप 10 रन, 8 रन, 6 रन बना रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड। क्योंकि क्या जो टीम मैनेजमेंट है, ठीक है आपने यूएई में बहुत अच्छा खेला है, बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली हैं और उसके कारण से आपको इंडियन रैंक्स में भी लिया गया, आप 2020 में भी आए, आप ओडीआई में भी आए, है ना। बट अगर हम उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं केकेआर की टीम में भी उनके ऊपर बहुत प्रेशर बना रहेगा कि वो कितने दिन उसमें इस तरह से एक ओपनिंग बैट्समैन को खिला सकते हैं जो लगातार फेल होता चला जाए। तो मुझे लगता है कि यंगस्टर है, रश ऑफ ब्लड है, या मे बी जैसे बीच में बात यहाँ हो रही थी कि जो ब्रैंडन मैकलन है, जो चीफ कोच हैं केकेआर के, उनका ऐसा कहना है कि आप स्कोर की चिंता मत करिए, आप जाइए, आपको जाकर एग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, आपको मारकर खेलना है। ठीक है, वो एक फ्रेंचाइजी का सोच है, आप फ्रेंचाइजी के लिए ओके रहेंगे। बट जब इंडियन क्रिकेट टीम की बात आएगी तो उस समय सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर करेगी। और परफॉर्मेंस यही होती है कि आपने कितने रन किए, आपने कितने विकेट लिए, आपने कितने कैचेस लिए, आपने कैसे फील्डिंग करी। वहाँ कहीं ना कहीं वेंकटेश अय्यर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। जिसमें मैं एक बात और जोड़ता हूँ कि जैसे वेंकटेश ओपन कर रहा है और हार्दिक पांड्या आ रहे हैं 4 नंबर पे, ये बहुत बड़ा मैटर कि उनको 20 ओवर खेलने को मिलेंगे। हार्दिक को नहीं मालूम मुझे कितने ओवर खेलने को मिलेंगे। ये सबसे हो सकता है कभी 8 ओवर मिले, हो सकता है कभी 12 ओवर मिले, कभी 12 2 गेंद हाँ, कभी नहीं भी आए, वो भी हो सकता है। और वेंकटेश को ये दिमाग में जो सर बोल रहे थे कि भाई फ्रेंचाइजी या मैकुलम ने बोला है कि आपको तो 5 ओवर में जाके 50 रन बनाना है, वो बनाना है, पर वो बनाना तो आप ही को है ना, वो बनाना चाहिए ना। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप इस तरह से आउट होते जाएंगे, फिर अभी आप जैसे 3 मैच में आउट हो गए, 2 मैच में फिर आउट हो गए, तो हो सकता है फिर आपको टीम जो टीम थिंक टैंक है वो सोचेगा कि हम दूसरे ओपनर को खिलाएं। और सुनील नारायण रेड्डी है, वही कह रहा वो हूं, यही प्रयोग हमने देखा कि बहुत सारी लागू किया। चीजें हैं। हाँ। और सुनील नारायण ने उसे सक्सेस भी करके बताया। उन्होंने कई इनिंग में शुरुआती दौर में जब फायदा होता बल्लेबाज को, उन्होंने उठाया उसका। पर मैं आपको बताऊं, वेंकटेश भी एक बहुत स्मार्ट प्लेयर है, मैं जानता हूँ, और वो जरूर रन बनाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि देखना जब भी अगला मैच है तो उसमें जरूर रन बनाएगा। हम इंदौर निवासी, मध्य प्रदेश निवासी तो चाहेंगे कि किसी भी तरीके से ये बच्चा जिस तरीके से पहले यूएई में जिस तरह से आईपीएल में खेला और जिस तरीके से उसने 2020 में भी इंडिया के लिए कुछ रन बनाए और साथ में विकेट भी लिए, तो वो उसी तरह का परफॉर्मेंस अभी भी दे। क्योंकि एक हमारे मध्य प्रदेश के जो जितने भी प्लेयर हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं, जो उसको देख रहे हैं, उसको देखकर जो वो भी एक सपना सजा कर बैठे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पास में हमारे प्लेयर्स के साथ हुआ है कि हम गए तो सही बहुत तामझाम के साथ और वहां जाने के बाद में बहुत कुछ नहीं कर पाए। कम से कम अभी ये जो पौध चल रही है, ये जो प्लेयर अभी गए हैं ऊपर, इनको एक लंबा कैरियर खेलना चाहिए। वो तभी पॉसिबल होगा जब वो एक कंसिस्टेंसी दिखाएंगे अपनी गेम में।
और आपको ये बता दूं कि रजत पाटीदार को भी आरसीबी ने बुला लिया है, रजत पाटीदार को बुला रजत लिया है। पाटीदार भी चले गए अभी। और उम्मीद की जा रही है कि इस बार वो ओपन आ सकते हैं, क्योंकि अब तक टीम में उन्हें मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार बतौर ओपनर बल्लेबाज उन्हें बुलाया जा सकता है। तो इंदौर के लिए एक और बड़ी खबर है, आरसीबी के मुकाबले के लिए रजत पाटीदार को बुलाया और यहाँ पर घरेलू क्रिकेट खेलते समय उन्हें इजाजत मिली है एमपीसीए की तरफ से और वो आरसीबी को ज्वाइन करेंगे। तो इंदौर के लिए एक और बड़ी खुशखबरी ये है। तो अब उम्मीदें हैं कि कई खिलाड़ी जिनके बीच प्रतिस्पर्धा है वो भी इस मुकाबले को और रोचक बनाएंगे, इस टूर्नामेंट को रोचक बनाएंगे। और बात कर लेते हैं चेन्नई वर्सेस पंजाब की। सर, चेन्नई स्ट्रगल कर रही है बल्लेबाजी में, मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टीम की गेंदबाजी 200 से ज्यादा रन बनाने के बाद भी स्ट्रगल करती दिखाई देती है। मुकेश चौधरी है इनके पास, देश पांडे है इनके पास, ये नाम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं चमत्कारिक प्रदर्शन के लिए अब तक नहीं जाने जाते हैं। और दूसरी तरफ बात रविंद्र जडेजा की जाए, बतौर कप्तान अब तक उनका प्रदर्शन कहीं ना कहीं कप्तानी के दबाव के चलते प्रभावित होता हुआ दिखाई दिया है। हरफनमौला खिलाड़ी है, गेंदबाजी की भी जरूरत है, बल्लेबाजी की भी जरूरत है। सर क्या कहेंगे? डिफेंडिंग चैंपियन है, बहुत बड़ा भार है, आप पिछली बार के विजेता हैं और विजेता होने के बाद में आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से जैसे उससे पहले एक साल लोगों ने डैडी की टीम कहना चालू किया था, लोगों का फिर से एक्सपेक्टेशन प्लेऑफ में भी नहीं आ पाई थी, बदल जाए। आप प्लेऑफ में नहीं आए थे, पलटवार किया आपने, अगली बार आप चैंपियंस हुए और वैसे ही एक्सपेक्टेशन आपसे अभी भी बनी हुई है कि आप अच्छा खेलेंगे। मैं आपसे सहमत हूँ कि जो गेंदबाजी है वो अभी दोयम दर्जे की है और उसी कारण से पहले अगर आप दोनों मैच देखेंगे तो पहले 6 ओवरों में उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया। पावर प्ले में अगर आपके पास पेस बॉलर नहीं है जो विकेट निकालेंगे तो आपको अपोजिशन जो है वो 200 सवा 200 रन पे ले जाएगी, जिनको डिफेंड करना या जिसको अचीव करना आपके लिए मुश्किल होगा। अगर हम देखें तो दीपक चाहर उनके पास एक ऐसे बॉलर थे जो हमेशा उनको पावर प्ले में विकेट दिलाते थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको बुरी तरह से मिस कर रहे हैं और उनके 2 इंटरनेशनल बॉलर जो हैं कि एडम मिलने और क्रिस जॉर्डन, वो दोनों अवेलेबल नहीं हैं। तो वो उनका भी जैसे करेंगे तो बैटिंग आपकी बॉलिंग लाइनअप जो है वो अच्छी होगी, बट फिर भी कहीं ना कहीं मैं तो ये बोलूँगा कि रविंद्र जडेजा जो है जिनको कप्तान बनाया गया है, अभी भी ऑन स्क्रीन अगर हम देखेंगे और ग्राउंड पे देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जडेजा की जगह वो कैप्टनसी धोनी ही कर रहे हैं। जडेजा बहुत सबड्यूड कैप्टन दिख रहे हैं, वो बिल्कुल चुप रहते हैं। एक कैप्टन को थोड़ा एग्रेसिव होना जरूरी है, थोड़ा उसकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होना जरूरी है। वो मोटिवेट खुद नहीं होगा तो प्लेयर को मोटिवेशन कैसे करेगा? धोनी जो है अगर आप देखेंगे तो सारा टाइम कनेक्ट में रहते हैं, किस फील्डर को कहाँ जाना है, क्या करना है। आज भी अगर 70-80% आप देखेंगे तो मोस्टली फील्डिंग चेंजेस धोनी करते नजर आते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो कैप्टन को उसका कैप्टन का रोल करना है, प्लस जो मैं ऐसा समझता हूँ कि जितने बड़े ऑलराउंडर हैं उन्होंने अभी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी दिखाया कि वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। तो 1-2 चूक जो हैं उनसे हुई जिस कारण से वो जीते हुए मैच लगभग उन्होंने हार दिए। तो छोटी मोटी फाइन ट्यूनिंग चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो लोग क्रैक कर रहे हैं और हम फिर से वापस से वही सीएसके देख पाएंगे जो पिछली बार चैंपियन था। मुझे ऐसा लगता है कि जब अभी जैसे सर ने बताया कि बॉलिंग, तो वाकई में अगर वो कोई स्पिन ट्रैक मिलेगा तो वो जरूर कमाल कर सकते हैं। उसमें कि जडेजा, मोइन अली, तो उस टाइम उनका थोड़ा सा चल सकता है जादू। क्योंकि बैटिंग में भी आप देखोगे ना, जैसे राबिन उत्तप्पा है, रायडू है, धोनी है, ये सब लोग क्या है कि अब इनका ढलान पे हैं सब लोग और फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेलते हैं लोग। ना उत्तप्पा खेलते हैं, ना रायडू खेलते हैं, धोनी भी नहीं खेलते हैं। तो ये टीम अब क्या है, थोड़ा सा इनको, अच्छा इनके जो मेन बैट्समैन है गायकवाड़, वो अभी फॉर्म में नहीं है, तो वो उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं यही बोल रहा हूँ आपसे कि इनको थोड़ा सा अपने टीम के अंदर चेंजेस, थोड़ा सा यंगस्टर को, क्योंकि 2020 गेम थोड़ा सा यंगस्टर का तो है ही, आप मानेंगे, तो वो उसको देखना पड़ेगा उनको। और बॉलिंग में भी जो मीडियम पेसर है वो ऐसे नहीं है, देश पांडे जरूर अच्छे बॉलर हैं पर वो इतने अच्छे नहीं है कि वो, मतलब 2020 गेम में तो क्या होता है कि साबित करने की जरूरत है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और यहाँ बड़ी खबर, एक और अपडेट हम आपको बता दें कि 2 नए खिलाड़ी आज पंजाब की टीम में दिखाई देंगे सर। जितेश शर्मा और वैभव गेंदबाज हैं और जितेश विकेट कीपर हैं। सर क्या ये इवन जॉनी बेस्टो भी उनके सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है, तो ये तो क्वारंटाइन पीरियड जो खत्म हो चुका। तो सर क्या आप मान रहे हैं कि ये जो परिवर्तन पंजाब ने किया है ये इस लिहाज से क्या है कि चेन्नई फिलहाल गेंदबाजी क्रम से जूझती दिखाई दे रही है, कॉन्फिडेंस टीम का दिखाई नहीं दे रहा, तो एक अच्छा मौका है जब यंगस्टर को प्रमोट किया जाए जिससे टीम और ज्यादा संतुलित की जाए अभी शुरुआती स्टेज में टूर्नामेंट। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो पंजाब टीम भी जो बॉलिंग में स्ट्रगल कर रही है। 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं, एक बहुत कन्विंसिंगली जीता और वो एक बुरी तरीके से वो हारे। और बुरी तरीके से हारने वाले में भी मैं ऐसा कहूंगा कि जो मोहम्मद शमी की बॉलिंग थी वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी थी। पहले 4 में से 3 बल्लेबाज आप ले जाना, 3 विकेट उनका लेना उनमें से, तो बहुत मुश्किल काम है उस समय बैट्समैन के लिए खेलना।
और जहां तक हम पंजाब की गेंदबाजी की बात करें तो 2 मैचेस में सिर्फ 6 विकेट उन्होंने लिए। आप इतने भी पुअर बॉलिंग के साथ, अटैक के साथ नहीं जा सकते हैं कि आप विकेट ही नहीं ले पा रहे हैं। बेशक कितनी भी आप स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप कर लीजिए, पर डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि जॉनी बेस्टो एक इंग्लैंड के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं वो। उनके आने से आपकी बैटिंग और स्ट्रांग होगी और कहीं ना कहीं आपको ये सोचने का मौका मिलेगा कि अब आप बैटिंग बॉलिंग लाइनअप में कौन से बॉलर्स हैं जिनको खिला सकते हैं, ताकि आप सामने वाली टीम को एक रिस्पेक्टेबल स्कोर के ऊपर, एक अचीवेबल टारगेट के ऊपर रोक लें। वैसे संजय सर, चेन्नई की जब भी बात होती है तो सिर्फ एक खिलाड़ी है जिसके कारण इस टीम के साथ इतने प्रशंसक जुड़े हैं, वो है महेंद्र सिंह धोनी। अब ये टीम भले ही हार रही हो, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला बोल रहा है, ये एक अच्छी खबर है फैंस के लिए। देखिए वो तो बहुत बड़े प्लेयर हैं और उन्होंने तो जो किया है हिंदुस्तान के लिए और चेन्नई के लिए, वो तो सवाल ही नहीं उठता। तो उनके लिए उनके प्रशंसक क्यों नहीं रहेंगे? उनके तो हमेशा ही रहेंगे। उनके तो जब वो रिटायर भी हो जाएंगे, इसके बाद भी जब वो रिटायर हो चुके हैं, मतलब T20 से भी जब रिटायर हो जाएंगे वो, तब भी उनके प्रशंसक रहेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना करके दिया हुआ है। तो बड़ा प्लेयर ही होता है, उसके लिए तो सवाल ही नहीं उठता कि उसके प्रशंसक क्यों नहीं रहेंगे। गावस्कर के आज तक है तो उनके तो रहेंगे ही। सर, प्रेशर कप्तानी का रिलीज होते ही खिलाड़ी में इतना चेंजेस, हमने 2 इनिंग देखी, दोनों इनिंग में पुराना महेंद्र सिंह धोनी देखो माही मार रहा है वाला दिखाई दिया। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे अंडर 19 से लेके और फिर इंडियन रैंक्स और उसके बाद में T20 डेज क्रिकेट, ODI क्रिकेट, उनमें इतनी कप्तानी वो कर चुके हैं, कहीं से कहीं तक मुझे लगा नहीं कि वो कभी भी कप्तानी के प्रेशर में रहे। और मैं तो ये कहूँगा कि वो हमारे इंडिया के एक कप्तान ऐसे हैं जो विकेट की रीडिंग्स में बहुत माहिर थे, शार्प कैप्टन, बहुत शार्प थे कि उस विकेट पे क्या हो रहा है, किस तरह की बॉलिंग जो है वो प्रॉपर रहेगी, अच्छी रहेगी, किस बॉलर को कैसी बॉलिंग करानी चाहिए। और सेकेंडली वो प्लेयर की कमी बहुत जल्दी भाप लेते हैं कि कौन प्लेयर है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, कौन से बॉलर से बॉलिंग करानी चाहिए, कहाँ फील्डिंग चेंज करनी चाहिए। हमने बहुत बार मैचेस में भी देखा कि उन्होंने फील्डिंग चेंज करी और वहीं कैच किया और वहीं पे वो प्लेयर आउट हो। ये एक कप्तान की फोरसाइट है, वो कैसे क्रिकेट को देखता है, वो कैसे एनालाइज करता है, वो बताता है कि आप फील्डिंग चेंज करिए और वहीं पे कैच हो जाए। मतलब आपको पहले पता है कि वो कैसा शॉट खेलने वाला है, या हमारा बॉलर है वो कौन सी बॉल कैसी करने वाला है। तो ये चीजें होती हैं जो आपकी टीम को, एक ऑर्डिनरी टीम को भी बहुत आगे ले जाती है। तो महेंद्र सिंह धोनी को मुझे ऐसा नहीं लगता कि, हाँ, बट मैं ये कहूँगा एक बहुत अच्छा मूव है कि वो भी अब उम्र के इस पड़ाव पे जा रहे हैं कि कुछ समय बाद उनको रिटायर लेना पड़ेगा T20 से भी। तो आपके पास उनकी गाइडेंस में रहते हुए कम से कम CSK के लिए कप्तान ऐसा रेडी हो जाए जो उस समय उनको टेक ओवर कर सके। अभी तो वो उसको असिस्ट कर सकते हैं साथ में रहते हुए, क्योंकि वो कीपर हैं और कीपर के लिए एक बेस्ट पोजीशन होती है देखने के लिए कि बॉल क्या कर रही है, विकेट कैसा बिहेव कर रहा है, बैट्समैन क्या खेल रहा है, फील्ड चेंजेस क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपको पूरा ग्राउंड सामने से दिखता है। आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या बेहतर हो। वैसे सर, मयंक अग्रवाल की बात कर लेते हैं। एक अच्छा कॉम्बिनेशन टीम का मिला है और जिस हिसाब से वो कप्तानी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस खिलाड़ी के लिए? नहीं, बहुत अच्छे हैं और वो खुद बैट्समैन तो खुद ही बहुत अच्छे हैं। तो डेफिनेटली मतलब कि उनकी टीम भी बहुत अच्छी है। मैं अगर आप देखेंगे पंजाब और चेन्नई में, तो मैं तो पंजाब की तरफ ही जाऊंगा। हालांकि मैंने सर से बोला था टी-शर्ट में चेन्नई की पहन लेता हूँ तो डेफिनेटली अगर आप टीम का कॉम्बिनेशन देखेंगे, टीम देखेंगे, तो चेन्नई ज़्यादा स्ट्रांग टीम है, पंजाब ज़्यादा स्ट्रांग टीम है चेन्नई के कंपेरिजन में। बाकी T20 में कुछ कहा नहीं जा सकता है कब क्या हो जाए। तो अब CSK एक बड़ा अपडेट है, यहाँ पर टॉस जीती। वैसे जडेजा तीसरा मुकाबला है जिसमें थोड़े लकी साबित हुए। अब तक जो दोनों मुकाबले हुए थे उसमें टॉस हारे, पहले बल्लेबाजी की, एक बार 137 और एक बार 200 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन डिफेंड नहीं कर पाई। और आज थोड़े लकी रहे रविंद्र जडेजा, टॉस जीते हैं और एज विजुअल जैसा इस टूर्नामेंट में चल रहा है, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला। नहीं, देखिए मुंबई में तो अभी तक सारे मैचेस ही ऐसे हुए हैं जिनमें आपने टॉस जीता हो और अपोजिशन को बोला कि आप बैटिंग करिए और उन्हें जितने रन बनाए वो सारी चीज़ हो। और ये ग्राउंड भी इसी तरह का है कि बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज है बिल्कुल, कि आप पैर रखिए और मार दीजिए और बॉल को उठा के लाना उसका काम होगा फील्डर का। तो एक मुझे लगता है कि समटाइम फ्लिप ऑफ कॉइल फॉल्स इन योर फेवर और CSK के फेवर में बैठी है। अब देखिए सिर्फ कॉइन से ही सब कुछ नहीं होता है, वो आपको एक एडवांटेज देता है कि ठीक है आप क्या कर सकते हो, कंडीशंस कैसी हैं, आपको 10% 15% उसका फ़ायदा मिलेगा। परंतु क्रिकेट आप ही को खेलना है, सिचुएशन वहाँ आपको देखनी है, आपको मालूम आपकी वीकनेस क्या, बॉलिंग आपकी अच्छी नहीं चल रही है। आप बॉलिंग अगर अच्छी नहीं करेंगे क्या, तो जहाँ 210 बने थे, पंजाब के पास ऐसी बैटिंग लाइनअप है कि वो आपको 225-30 रन भी मार सकते हैं। तो 225-30 रन फिर वापस बनाने होंगे जो बहुत टीडियस टास्क होगा। तो बॉलिंग तो आपको अच्छी करनी होगी, बट फिर भी मुझे लगता है कि एडवांटेज है विनिंग टॉस।
एक एडवांटेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो ड्यू फैक्टर जो होगा एक, वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, इसलिए शायद उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग लिया है उन्होंने, कि हम बाद में, क्योंकि उनकी बॉलिंग भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि हम बैटिंग करके देखते हैं आखिरी में कि क्या हो सकता है। तो ये बात तो मयंक अग्रवाल के माइंड में भी होगी और वो कोशिश करेंगे कि इतना जो रन एक टारगेट सेट करके दिया जाए जिसमें कहीं ना कहीं बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम थोड़ी सी परेशानी का सामना करती दिखाई दे। और अब बात कर लेते हैं आज की फेवरेट टीम की। सर देखिए, मैं टीम के हिसाब से अगर मैं कहूँगा, अगर मैं सिर्फ ड्यू फैक्टर को नहीं काउंट करता हूँ, तो मुझे पंजाब टीम लगती है कि बेटर है, क्योंकि उनके पास में जो बैट्समैन हैं वो बहुत हार्ड हिटिंग, स्ट्रॉन्ग, अच्छी फाउंडेशन वाले हैं जो एक लंबा स्कोर बना सकते हैं। परंतु जो कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो अभी तक सेकेंड बॉलिंग टीम जो है वो सारे मैचेस जीती है, बट फिर भी मैं पंजाब के साथ जाना चाहता हूँ। मैं तो सर के साथ अभी चेन्नई गया था खेलने, तो मैंने इसलिए चेन्नई की टी शर्ट पहन रखी है। सर पंजाबी भी है, तो मुझे मालूम था, मैंने पहले ही बोला कि सर आप तो पंजाब की टी शर्ट पहन लो। लेकिन आप चेन्नई, मैं चेन्नई के साथ हूँ, चेन्नई के फैन बन गए। तो चेन्नई वर्सेस पंजाब, यहाँ पर हार की हैट्रिक टालना बड़ी चुनौती रहेगी धोनी और उनकी टीम, जडेजा और उनकी टीम के सामने। और दूसरी तरफ मयंक अग्रवाल चाहेंगे कि एक बेहतरीन प्रदर्शन के बल पर अंक तालिका में अपनी टीम को सुदृढ़ स्थान पर पहुंचाया जा सके। तो ये खास मुकाबला है दोनों ही टीमों के लिए और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर आज के मैच का मिजाज क्या कुछ हमारे सामने तस्वीर लेकर आता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। डीजेना न्यूज के साथ बने रहिए, इजाजत दीजिए, नमस्कार।